हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू द आर्क जेनेसिस। ये जो वीडियो है ये आपको बेस्ट ऑफ लक बोलने के लिए है। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं बताऊंगा जिन चीज़ों को ध्यान रखना है कल एग्जाम के लिए। और ये वीडियो मैं अकेले शूट कर रहा हूँ, लाइक मेरी टीम में कोई है नहीं, तो मैं इसको बिना एडिटिंग करे ऐसे डायरेक्टली डालने वाला हूँ। तो अब मुझे आज पहली बार रियलाइज़ हुआ कि बहुत डिफिकल्ट काम होता है, लाइक ये सारा काम खुद करना और ये सब चीज़ें है। देखिए, कल आपका एग्जाम है तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप टाइम से सो जाना। ज़्यादा मैं वो नहीं बोलूँगा, लेकिन 10-11 बजे तक सो जाना। सुबह को फ्रेश माइंड उठना। कल आपका एप्टीट्यूड का पेपर है तो माइंड फ्रेश होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नहीं तो 2-3 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा आपको। तो जो सोच रहे हो ना आप, मैं कुछ पढ़ लेता हूँ, उतना फ़ायदा कम होगा जितना कल सुबह नुकसान हो जाएगा। तो प्लीज़ मेक श्योर, मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ पढ़ने के लिए, लेकिन ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना, ठीक है। एग्जाम के लिए क्या कर सकते हो अगले 3-4-6 घंटे के अंदर सुबह के टाइम में, जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं लाइक PYQs थोड़ा देख लेना, क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, आई होप आपको पता होगा। दूसरा ये चीज़ है कि जो बिल्डिंग्स हैं उनको देख लीजिए, आर्किटेक्ट का नाम देख लीजिए। इतना ही है, बाकी और कुछ करने की मुझे नहीं लगता कोई ज़रूरत है। अपना फ्रेश माइंड से जाओ, मजे से जाओ, कोई प्रॉब्लम है नहीं इस चीज़ को लेकर। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें कि आपको क्या क्या सामान लेके जाना है, उन सारे सामान को लिस्ट बना के जो भी आपको लेकर जाना, लाइक एडमिट कार्ड हो गया, ID कार्ड हो गया, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है, उसको टेबल पर जाकर रख लो। सुबह के टाइम हवा तोड़ नहीं बचानी है अपने को, बस ये सामान रख दिया मैंने। आराम से सुबह उठूंगा, फ्रेश व्रेश होऊंगा, हल्का फुल्का खाना खा के जाऊँगा। खाना जरूर खा के जाना, हल्का फुल्का खा के जाना, ठीक है। कोई भी चिली फूड, स्पाइसी फूड मत खाना, लाइक एक बेसिक सा फूड खा लेना जिससे पेट खाली ना रहे, पर इतना भी ना रहे कि सुबह जाके फिर आप उबासे ले रहे हो एग्जाम में, ठीक है। तो फ्रेश होकर माइंड जाना, फ्रेश माइंड से जाना, पॉजिटिव माइंड से जाना। अगर कल आप किसी मंदिर जाते हैं, जो भी आपके जो मेडिटेशन सेंटर हो सकता है, मंदिर मस्जिद जो भी है, आप वहाँ पर जा सकते हैं। 10-15 मिनट के लिए जाओ, एक आपको पॉजिटिव वाइब्स मिलेगी, तो वो भी काम करोगे तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। कुछ और चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं। और जैसा है कि फैमिली विद द मटेरियल, मतलब क्या है कि आप वही टूल्स यूज़ करने वाले हो कल जो आपको पता है, जो आप आज तक यूज़ करते हुए आए हैं। किसी भाई ने बोल दिया, किसी सीनियर ने बोल दिया, किसी सर ने बोल दिया ये सामान ले आओ, और आप जाकर लेकर आ गए, प्रैक्टिस करी नहीं, वो काम मत करना, ठीक है। जो उसके लिए जिस मटेरियल के साथ कंफर्टेबल हो उसी को आपको यूज़ करना है। सेकंड थिंग इज लाइक कि चूज दी करेक्ट पेंसिल। आपको ये बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी पेंसिल्स होती हैं। HB पेंसिल होती है, B ग्रेड होती है, H ग्रेड पेंसिल होती है। पर्सनली आप मुझसे पूछोगे तो H ग्रेड को मैं कभी यूज़ नहीं करता हूँ। आई ऑलवेज यूज़ HB, मतलब पर्सनली मेरी जो फेवरेट पेंसिल है HB है या फिर 1B है। उन दोनों पेंसिल में यूज़ करता हूँ, मेरा काम उससे हो जाता है। H को मैं कभी यूज़ नहीं करता हूँ। नुकसान क्या होता है H पेंसिल का यूज़ करने का? आपको लगता है लाइट होती है, ठीक है। अरे लाइट करना है तो मैं अपने हाथ से तो लाइट बना सकता हूँ ना, लाइक मैं बहुत सॉफ्ट पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं उसको आराम से चलाऊंगा हल्के से, बिना कुछ प्रेशर दिए। लेकिन मैं क्यों जरूरत है मुझे HB लाइक 2H या 4H पे जाने की? उसका नुकसान क्या होता है कि आपके पेपर में मार्क डाल देती है, कुछ रेस करना पड़ेगा तो हमेशा इनफिट रह जाते हैं। सो अवॉइड लाइक 2H या 4H तो यूज़ करना ही नहीं है। मैक्सिमम यूज़ करना चाहते हो तो 1H या फिर HB या 1B और 2B। पर्सनली आई लव HB और 1B एंड 2B, ये मैं 3 पेंसिल यूज़ करता हूँ, दैट्स इट, मेरे से काम हो जाता है। दूसरा ये होता है कि जब पेंसिल को बनाते हैं, जब उनको यूज़ करते हैं, तो पेंसिल को रोटेट करना जरूर सीखना चाहिए आपको। क्योंकि होता क्या है, जब आप कुछ बना रहे होते हैं तो एक साइड से पेंसिल घिस जाती है ना, और ख़त्म हो जाती है और ब्लंट हो जाता है। तो क्या पेंसिल घुमाते रहते हैं तो उससे क्या होता है कि जो हमारे जो उसका पॉइंट है वो यूनिफॉर्म ही रहता है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन हो सकता है कि शार्पनर यूज़ करना है, पेपर कटर यूज़ करना है। पर्सनली आई लव पेपर कटर। जैसे मैं उससे बात करूँ, लाइक ये बेसिक आता है, 10-12 रुपये का आता है कटर, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। ये यूज़ करना चाहिए एक्चुअली आपको, लेकिन बहुत ध्यान से है ना, बहुत शार्प होता है। लोग शार्पनर यूज़ करते हैं, उसकी एक प्रॉब्लम है कि वो यूनिफाइड है ना, स्टैंडर्ड पेंसिल बना कर देता है। लेकिन जब हम आर्किटेक्ट में आते हैं ना, तो हम एक पता होना पेंसिल क्या होता है। लाइक कि लेट्स से कि मेरे पास ये पेंसिल है, वैसे तो है नहीं है, चलो खैर, जैसे ही पेंसिल है तो आगे का जो पार्ट है, ये जो पार्ट होना चाहिए लगभग 3 से लेकर 4 सेंटीमीटर गैप होना चाहिए। उसके पकड़ने के लिए ग्रिप होनी चाहिए, है ना। जो पेंसिल पर कोटिंग आती है वो साफ होनी जरूरी है, नहीं तो सही नहीं बनता है। तो इसके हेल्प से आप एक काम कर सकते हो। तो अगर आपको प्रैक्टिस है ये करने की, अगर नहीं प्रैक्टिस है तो अगले अटेम्प्ट के लिए करके जाना, ठीक है। अभी ज़्यादा मत सोचना। मैंने खुद पहला अटेम्प्ट ये बोला है, पहला पॉइंट, कि अगर फैमिलियर आइटम को ही यूज़ करना है, अगर आपको नया बता रहा हूँ उसको यूज़ करने की जरूरत नहीं है, चाहे कैसे भी क्यों ना हो, उसी से काम करो। फिर आता है कि रेंडरिंग। जब भी आप कोई ड्राइंग बना रहे हैं तो रेंडर करना जरूरी है। उससे क्या होता है कि डेप्थ आती है ड्राइंग के अंदर, एक लगता है कि बच्चे ने मेहनत करी है। देखो, एग्जामिनर के लिए उसको इतना मुश्किल मत बनाओ कि उसको सोचना पड़े नंबर क्यों दूँ, है ना। नंबर उसको ऐसा होना चाहिए कि उसका मन करे कि हाँ यार, इस बच्चे को नंबर दूँ। ऐसा नहीं है कि यार चलो दे देता हूँ, या फिर ठीक है बच्चों पास कर देता हूँ, या कुछ एवरेज नंबर दे देता हूँ। ये कॉम्पिटिशन है, ठीक है। आपको मेहनत करनी है इस लेवल पर। उसको दिखना चाहिए कि नहीं यार, बच्चे ने एक लाइन तक बनाई है, उसने बाउंड्री लाइन में बनाई है, उसका कवर भी किया है, उसने उसने हैचिंग करी है, क्रॉस हैचिंग करी है। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो एग्जाम के माइंड में इंप्रिंट डालती हैं। लाइक वो नंबर क्यों काटेगा आपके? वो काट ही नहीं सकता है, उसको देना ही पड़ेगा नंबर। तो अपने नंबर उससे मांगने हैं इस तरीके से कि भाई नंबर ये दे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि नंबर क्यों देने हैं, ठीक है। ये चीज़ आती है। 3D इफेक्ट के लिए जिस मैंने बात की, कि हमारी जो रियल इमेज जो हम देखते हैं दुनिया में, आप मुझे देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, अपने आप को देख रहे हैं, पेन पेंसिल माइक एंड ऑल दिस थिंग, तो ये जो चीज़ चल रही है 3D में है। लेकिन जब हम फोटोग्राफ देखते हैं, स्केचिंग देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, 2D में होती है।
तो 3D डायमेंशन बना रहे हैं 2D में, तो एक्चुअली क्या 1 डायमेंशन कॉम्प्रोमाइज होती है। तो 1 डायमेंशन कौन सी होती है, वो होती है आपकी डेप्थ, उसको हम लोग कॉम्प्रोमाइज करते हैं। अब डेप्थ पूरी तरह से तो नहीं आ सकती है, लेकिन हम उसके कुछ तरीके हो सकते हैं जिसके थ्रू हम डेप्थ को ला सकते हैं। डेप्थ को पहले क्या होता है, जैसा मान लीजिए आप ओवरलैप कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आ गया हूँ, मेरे पीछे ये चेयर है, उसके पीछे बैकग्राउंड है, तो आप समझ सकते हो कि सर आगे बैठे हैं, ये फोरग्राउंड में है, ये मिड ग्राउंड में, बैकग्राउंड में है ना, ये ओवरलैप हो रहा है, पीछे जा रहा है ना इस चीज के लिए। अच्छा ट्रांसपेरेंसी हो सकती है, हाँ हो सकती है। मान लीजिए मैंने टी शर्ट पहनी हुई है, शर्ट पहनी हुई है, लेकिन कुछ शर्ट बहुत ट्रांसपेरेंट टाइप की चीजें होती है, लाइक मेरे अंदर का जो स्किन है वो दिख जाती है, लेकिन वो ट्रांसपेरेंसी हो गई, लेकिन आपको पता चल जाता है ना कि शर्ट ऊपर है। जैसे आपने मान लीजिए फाइल होती है, कोई भी चीज़ होती है, तो आप समझ जाते हैं कि जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस थिंग। ये मेरे पानी की बोतल है, पानी के अंदर खाली है वैसे, लेकिन आप समझ जाते हैं ट्रांसपेरेंसी है, तो दिख जाता है कि पानी जो उसके अंदर है। सो डेप्थ आ गई ना, उसमें गहराई है, ये चीज़ हो सकती है। एक तरीका हो सकता है कि पर्सपेक्टिव आप यूज़ कर सकते हैं। पर्सपेक्टिव इन द सेंस कि मुझे पता है कि जो चीज़ सामने की जो पास में है वो बड़ी दिखाई देगी, जो पीछे छोटी जो दूर होगी छोटी दिखाई देगी, तो आप समझ जाते हो कि हाँ ये भी आज सारे काम एक साथ ही होने हैं ना रिकॉर्डिंग के लिए। चलो तो आगे से जो होने वाला है कि जो पर्सपेक्टिव में प्रॉब्लम ये है कि मैं कट भी नहीं कर सकता इन सब चीज़ों को। तो जो पर्सपेक्टिव है, जो पर्सपेक्टिव का बेनिफिट लिया जा सकता है कि जो चीज़ फ्रंट में उसको बड़ा बनाओ, जो पीछे बैकग्राउंड में उसको छोटा बनाओ, तो ये हो सकता है। कभी कभी चीज़ें होती हैं कि जो हम लोग जो पेपर है हमारा, जो उसको अगर हम अपर हाफ की बात करें, तो वो उस पर कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं और उसकी एक लाइन खींच के, जो लाइक एक पेपर है मेरे पास, और जो पेपर का जो लोअर हाफ है उसमें कोई आइटम रखते हैं, तो नीचे वाला पार्ट ऐसा लगता है पास में है, और जो ऊपर वाला पार्ट है वो जो ऊपर वाले में कोई ड्राइंग बनाया है वो लगता है दूर है, तो हम उसका भी यूज़ कर सकते हैं। या हम रेफरेंस दे सकते हैं कि विद द फैमिलियर आइटम्स। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा जो आर्किटेक्चर ड्राइंग्स होती हैं, एलिवेशन बनाई जाती है, ये सेक्शन बनाते हैं कि बिल्डिंग हमारे देखने में कैसे लगेगी, साथ में वो पेड़ बनाते हैं, ट्रीज बनाते हैं, है ना, या फिर हम ह्यूमन स्केल बना के देते हैं। पता क्यों देते हैं? क्योंकि जो हमारा क्लाइंट है उसको ये तो नहीं पता है कि बिल्डिंग की कितनी बड़ी साइज है, क्या पता, कोई आइडिया नहीं है ना, ये तो आपको पता है, लेकिन उसको आइडिया है ट्री का, उसको आइडिया है एक ह्यूमन फिगर का, कि एक आदमी जो खड़ा होगा उसकी हाइट इतनी होगी, उसको डबल ट्रिपल है, तो समझेगा अच्छा स्केल। अब सोचो बुर्ज खलीफा मुझे बनाना है, तो मैंने बुर्ज खलीफा बड़ा बना दिया, उसको कुछ आइडिया नहीं होगा, तो मैंने ह्यूमन का स्केल छोटा सा एक नन्ना सा पॉइंट बनाया मैंने, एक बिल्कुल माइन्यूट सा, वो समझ जाएगा कि भाई ये बहुत बड़ी बिल्डिंग है। तो आप ऐसा भी कोई रेफरेंस वगैरह यूज़ कर सकते हैं, लाइक दिस इज देयर आर सम वेज जो आप अपनी डेप्थ को दिखाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है कि जब ये कंपोज कर रहे हैं तो कंपोजिशन के लिए आपको कुछ जैसे गोल्डन रेशोज हैं, गोल्डन रेशो हर जगह यूज़ किया जाता है ना, ये नेचर का रूल है। तो इसका मतलब क्या है, अगर आप इसको रूल को अपना यूज़ करेंगे ड्राइंग के अंदर, तो आपकी ड्राइंग अच्छी बनेगी। भाई जब दुनिया में सब कुछ अच्छा बन रहा है तो ये भी अच्छा बनेगा। हाँ, तो गोल्डन रेशो को भी यूज़ कर सकते हैं। रूल ऑफ थर्ड्स को आप यूज़ कर सकते हैं। रूल ऑफ थर्ड नहीं पता है तो यार थ्योरी ऑफ डिज़ाइन की प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर देख लो, मैंने कई बार एक्सप्लेन किया है, हल्का सा बता देता हूँ। मैं आपको दिखा पाता सही से, जो मेरे कैमरा जो बन रहा है ना, अब ये देखो जो मेरी वीडियो बन रही है, उस वीडियो के अंदर आपको लाइक 3D कैसे बताऊँ मैं आप लोगों के लिए स्टाइलिश के बिना। सिंपल पॉइंट ये है कि जो आपका कैनवस होता है उसको 3 वर्टिकल 3 हॉरिजॉन्टल पार्ट में डिवाइड करते हैं, मतलब 9 ग्रिड में 3 3 3 3 ऐसा 3x3 ग्रिड बन जाती है। जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स होते हैं वहाँ पर हम मेन ऑब्जेक्ट रखना होता है। तो क्योंकि जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स होते हैं ना, ये हमारे पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो मेरी जो वीडियो बन रही है, तो आप देखेंगे कि मेरा लेफ्ट और राइट की एक ग्रिड में मेरा इंटरसेक्शन आ रहा है। मेरा राइट वाला पार्ट, जो ये वाला पार्ट है ना, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये ज़्यादा छोड़ा हुआ है, ये कम छोड़ा हुआ है, क्यों? मैंने ऑफ सेंटर करा हुआ है। और एक नया इस किसी से जोड़ता हुआ पॉइंट है, लाइक डोंट यूज सिमेट्री, एसिमेट्रिकल चीज़ें यूज़ करी जाती हैं। लाइक अगर मैं इसको सेंटर में कर दूँ, लाइक मैं ऐसा बनाता हूँ, आपका ना इस तरह से, तो आपको भले लग रहा होगा ठीक है, लेकिन सही नहीं है ये। इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, सिमेट्रिकल चीज़ों का इंटरेस्ट नहीं होता, उसमें इंटरेस्ट मोनोटोनस हो जाती है। तो एक्चुअली आप रूल ऑफ थर्ड यूज़ क्यों करते हो? क्योंकि सिमेट्री को तोड़ने के लिए, एसिमेट्री लाने के लिए। आई होप कि आपको समझ में आ रहा हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। नहीं आ रहा है तो आई एम सॉरी फॉर दिस, लेकिन मेरे पास टाइम बहुत कम है और मैं एडिटिंग करके ये सब डाल नहीं सकता हूँ आपको इमेज वगैरह, तो बस इसको डाल के ऐसे करना है। फिर आता है कि लाइक यूज़ ऑफ कलर्स हम यूज़ कर रहे हैं, तो प्लीज़ मेक श्योर कि जो क्वेश्चन में लिखा गया है वही आपको करना है कि उसमें क्या बात की गई है, कलर कौन सा यूज़ करना है ना। और ये मत करके आना कि बोला गया है वार्म कलर करके आ रहे हैं ब्लू कलर, और बड़े खुश हो रहे हैं कि सर मैंने तो पेपर अच्छा चला गया, मेरा अच्छा दे दिया। बच्चों जो उसमें बोला गया है वही काम करना है ना। उसमें किस चीज़ के बारे में बात की है, उसमें बोला कि 4 स्क्वायर 2 ट्रायंगल, तो यही लेकर चलना है, उल्टा मत कर देना। तो जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, हल्का सा बनाकर देख लेना जिससे कि आपको लग जाएगा। एग्जाम आपको एग्जामिनर नंबर आपको तभी देगा जो आपने बनाया हुआ है ना, उसके बिना कुछ नहीं देगा। बाकी इतना अच्छा बनाते रहो, उसको फर्क नहीं पड़ता, एग्जामिनर ने क्या पूछा है वही आपको बनाना है, ठीक है। 2D 3D कंपोजिशन का तो सिंपल सी चीज़ें हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव स्पेस का बैलेंस रखना है। कई बार मैंने देखा है कि बच्चे बड़े ड्राइंग बड़े बड़े लाइक कैनवा पे वो छोटा सा पार्ट बनाते हैं। देखो जो ये देखो मेरी जो इमेज बन रही है, ये पीछे जो है ना पूरा का पूरा पार्ट बैकग्राउंड में है, ये नेगेटिव स्पेस मान सकते हैं। और जो मैं फ्रंट में आ रहा हूँ इंक्लूडिंग माय चेयर, ये हो गया मेरा पॉजिटिव, लाइक पॉजिटिव स्पेस। तो हमें क्या करना है, देयर शुड बी बैलेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्पेस। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 90% मेरा मैं लाइक मैं ऐसा जाता हूँ, कुछ कैसे बताऊँ आप लोगों को, ऐसा मान लो मैंने पूरा आपको ऐसा भर दिया
लाइक मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसमें क्या होगा कि बैकग्राउंड खत्म हो गया, अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, है ना? या फिर मान लो बहुत पीछे चला जाता हूँ, लाइक डेज अगर फोकस कर पाएगा या वो छोटा हो सकता है, ऐसा तो नहीं जा सकता है। तो मैं ऐसे वीडियो रिकॉर्ड करके बनाऊँ, अच्छा लगेगा नहीं बनेगा, है ना? तो पॉइंट वही है कि आपको इस चीज़ों का ध्यान रखना है कि एक देयर शुड बी बैलेंस बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्पेस। कोई भी चीज़ पूरा भरा नहीं होना चाहिए, और ऐसा भी नहीं चाहिए वो छोटा हो, तो देखना चाहिए लाइक 50-40-60 का बैलेंस सही चलेगा। 60% ऑब्जेक्ट, 40% बैकग्राउंड होना बहुत जरूरी है, ठीक है? ये सब चीज़ें मेंटेन आपको जरूर करना इस चीज़ में। और कंट्रास्ट के बारे में बात की जाए, कभी कभी चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर आपको कोई कंट्रास्ट लेकर आओगे तो बड़ा इफेक्ट पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, रिकमेंडेशन कुछ नहीं है। जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन आया कि एक ट्रायंगल है और 4 सर्कल है और एक स्क्वायर है, ऐसा कुछ बनाना है आपको। तो सोच कर देखो, एक रैंडम वे है कि आपने ट्रायंगल बहुत बड़ा बनाया, लाइक यहाँ से स्टार्ट करा, यहाँ तक गए, यहाँ तक ट्रायंगल बनाया और यहाँ पर छोटे बना दिए। तो आपने कंट्रास्ट एग्जाम्पल लिया कि रेक्टेंगल सिर्फ जो ट्रायंगल है वो एक है, लेकिन एक इतना बड़ा है कि जो मेरे बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनको बैलेंस आउट कर रहा है ना? तो कंट्रास्ट का आप यूज़ कर सकते हैं। और भी तरीके हो सकते हैं कंट्रास्ट लाने के लिए। अगर ये सब चीज़ पढ़नी है, अब टाइम नहीं है लेकिन फिर भी पढ़ना चाहो, थ्योरी ऑफ डिजाइन के अंदर जाकर 1.5x की वीडियो देख लो। मैंने बहुत कुछ डिटेल में समझाया हुआ है, बहुत आसान लैंग्वेज समझाने की कोशिश करी है, ठीक है? और अगर मान लो नहीं भी होता है तो अभी सेकंड अटेम्प्ट रहेगा, दोबारा से पढ़ लेंगे हम इस चीज़ के लिए। और तो मेरे हिसाब से मैंने सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं। बस लास्ट पॉइंट ये है, वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। कल जाओ, तसल्ली से देखा हो एग्जाम, बता जरूर देना मुझे कमेंट सेक्शन में कैसा पेपर कैसा गया, कहाँ गलतियाँ रही हैं, कहाँ आप नहीं पढ़ पाए, कहाँ मैं या मेरी टीम पढ़ा नहीं पाई आप लोगों को। बाद में हम लोग इम्प्रूव करेंगे, ठीक है? मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से आप लोगों के लिए वेरी बेस्ट ऑफ लक। और मैं यही उम्मीद करता हूँ कल आप पेपर देखा होगे, बहुत ही अच्छा एग्जाम जाने वाला है, बहुत ही बढ़िया। तो और तो मेरे हिसाब से कुछ है नहीं, है ना? हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बस हो रह गया मैंने बोलना। ठीक है, चलो, थैंक यू फॉर योर टाइम, सी यू, बाय।